एक महीने की जंग के बाद अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को घुटनों पर नहीं ला पाए। आसमान से हमले किए, समंदर से निशाना लगाया, लेकिन ईरान अब भी डटा हुआ है, टिका हुआ है। लिहाजा अब डोनाल्ड ट्रंप ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए हैं। मरीन कॉर्प्स और एयरबॉर्न यूनिट के दम पर ईरान को झुकाने के प्लान पर अब काम शुरू किया गया है। ईरान पर आसमान से बमों की बारिश की गई, तेहरान पर समंदर से मिसाइलों की बौछार की गई। बमों और मिसाइलों की सुनामी के बीच भी ईरान महीने भर से जंगी मोर्चे पर डट कर खड़ा है। लिहाजा हैरान परेशान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब रणनीति बदलने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक महीने तक चली बेनतीजा जंग के बाद अमेरिका ने अब ईरान में जमीनी सैन्य हमले की योजना पर कदम आगे बढ़ा दिए हैं। पेंटागन ने ईरान के भीतर अंजाम दिए जाने वाले ग्राउंड ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार कर लिया है। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स की पहली एक्सपीडिशनरी यूनिट 31st MEU मिडिल ईस्ट पहुंच चुकी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी पुष्टि की है कि अमेरिकी नौसेना का युद्धपोत USS त्रिपोली करीब 2500 मरीन सैनिकों को लेकर मिडिल ईस्ट पहुंच गया है। इस जहाज पर 31st मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट के सैनिक तैनात हैं। यह यूनिट पहले जापान में तैनात थी और ताइवान के आसपास अभ्यास कर रही थी, लेकिन करीब 2 हफ्ते पहले इसे मिडिल ईस्ट भेजने का आदेश दिया गया था और अब ये यूनिट मिडिल ईस्ट पहुंच भी चुकी है। इन 2500 मरीन सैनिकों के अलावा अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 3500 से भी ज्यादा सैनिकों की एक और मजबूत तैनाती की है। इनमें 82 एयरबोर्न डिवीजन के हजारों सैनिक शामिल हैं। इनके अलावा 11,000 और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती पर काम चल रहा है। जाहिर है पेंटागन ईरान में कई हफ्तों तक चलने वाले ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर किसी भी तरह का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। इसीलिए मरीन कॉर्प्स के साथ साथ 82 एयरबोर्न डिवीजन और 11,000 अतिरिक्त सैनिकों की मोर्चेबंदी की जा रही है। यानी कुल 17,000 अमेरिकी सैनिक ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का हिस्सा हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या ईरान के खिलाफ 17,000 सैनिकों की अमेरिकी तैनाती पर्याप्त होगी, क्योंकि उसके सामने अपनी धरती पर मौजूद ईरान की सशस्त्र सेना की मजबूत चुनौती होगी, जो मध्य पूर्व की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। इसमें नियमित सेना और शक्तिशाली रिवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान के पास 6 लाख से भी ज्यादा एक्टिव सैनिक हैं। इनमें करीब 4 लाख नियमित आर्मी के सैनिक और लगभग 2 लाख IRGC के सैनिक हैं। इनके अलावा रिजर्व फोर्स भी है। ईरान की नियमित सेना में जमीनी सेना, नौसेना, वायुसेना और एयर डिफेंस शामिल है, जबकि IRGC के पास अपनी अलग जमीनी सेना, नौसेना और बहुत ताकतवर कुद्स फोर्स है, जो विदेशी ऑपरेशंस को संभालती है। ईरान के कई हथियार भले ही पुराने हैं, लेकिन उसके पास बड़ी संख्या में तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां, एंटी एयर और मिसाइल सिस्टम हैं, जो उसके इलाके की रक्षा कर सकते हैं। भले ही ईरान कमजोर हुआ हो, लेकिन उसकी सेना की गहराई किसी भी जमीनी ऑपरेशंस को बहुत जोखिम भरा बना देती है। ईरान में जमीन पर घुसने पर अमेरिकी सेना को बड़ी, फैली हुई और अच्छी तरह से जुड़ी हुई सेना का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सेना, IRGC और मिलिशिया घरेलू जमीन और पहाड़ी इलाकों में सामान्य लड़ाई के साथ साथ छापामार हमले भी कर सकते हैं। यानी ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिका के लिए कहीं से भी आसान नहीं होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो अमेरिका का ये ग्राउंड एक्शन पूरी तरह से अपूर्ण रूप से जमीनी युद्ध नहीं होगा, बल्कि इसमें टारगेटेड स्ट्राइक को अंजाम देने की पूरी तैयारी है, पूरी प्लानिंग है। विशेष बलों और तेज कार्रवाई करने वाली सेना के जवानों के जरिए अहम ठिकानों पर हमला और फिर वापस सुरक्षित घर वापसी। इस हमले के 5 टारगेट क्या हो सकते हैं, ये समझते हैं। सबसे बड़ा टारगेट, पहला टारगेट, मेन टारगेट जो है वो खार्ग आइलैंड कहा जा रहा है, क्योंकि खार्ग द्वीप पर कब्जा ताकि ईरान को आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा सके। ईरान के तेल का लगभग 90% इसी चैनल से खार्ग आइलैंड से ही गुजरता है। और दूसरा टारगेट है हॉर्मुज स्ट्रेट के तटीय इलाके पर हमला किया जाए और इस रास्ते को खुलवाना, क्योंकि इसका दबाव डोनाल्ड ट्रंप पर भी लगातार दिख रहा है। और तीसरा पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है, ये भी समझिए। मिसाइल लॉन्च सिस्टम पर हमला करके ईरान की आसमानी ताकत को पूरी तरह से US आर्मी खत्म कर दे, नेस्तनाबूद कर दे। चौथा टारगेट एयर डिफेंस सिस्टम पर हमला करे और ईरान के पलटवार की ताकत को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए।
पांचवा टारगेट, जो कि यूएस और इजराइल दोनों ही देशों के लिए लगातार इंपॉर्टेंट रहा है, न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर ईरान का परमाणु सपना पूरी तरह से तोड़ना और साथ ही यूरेनियम को भी वहां से कब्जे में लेना। तो अमेरिकी सेना तेज, छोटे और सटीक ऑपरेशन की रणनीति पर लगातार काम कर रही है ताकि लंबे युद्ध से बचा जा सके। एक बहुत बड़ी चुनौती यूएस आर्मी के सामने। तो ट्रंप ईरान के खिलाफ फाइनल अटैक की तैयारी कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज हो सकता है, लेकिन यह इतना आसान होगा क्या? क्योंकि ईरान की भौगोलिक स्थिति बेहद जटिल है। किसी दूसरे देश की तरफ से किया गया जमीनी हमला बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं ईरान में सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ हैं, तो कहीं शरीर को जला देने वाले तपते रेगिस्तान हैं। कहीं समुद्र से घिरी ईरान की सीमा को पार करना मौत के खेले में घुसने से कम नहीं है। इन सब के बीच खलीफा ने ऑपरेशन ताबूत को भी ऑन कर दिया है। क्या है ऑपरेशन ताबूत, देखिए। ईरान का वजूद मिटाने के लिए, ईरानी सरजमी को गोला बारूद से दहलाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जिस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, असल में वही ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिकी आर्मी और मरीन कमांडो के लिए नर्कलोक साबित हो सकता है। और ये दावा खुद ईरान कर रहा है। ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर ट्रंप और उनकी फौज को सीधी वार्निंग देते हुए लिखा है, वेलकम टू हेल, मतलब नर्क में स्वागत है। तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर के साथ ये मैसेज भी लिखा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की सरजमी पर कदम रखते हैं तो वो सिर्फ ताबूत में ही लौटेंगे। ईरान की यह धमकी इस बात का संकेत है कि खलीफा की ब्रिगेड हर हाल में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए आमादा है। और इसका सबूत 15 सेकंड का ये वीडियो है, जिसे ईरानी सेना ने ही दुनिया के सामने रिलीज किया है। इस वीडियो में अमेरिकी सैनिक ताबूतों के साथ दिखाई दे रहे हैं और इन ताबूतों की तादाद दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। दरअसल ईरान की तरफ से इस वीडियो को जारी करने का मकसद बिल्कुल साफ है, और वो ये कि गलती से भी यूएस आर्मी ईरान की जमीन पर कदम न रखे। बावजूद इसके अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। अगर अपने मरीन कमांडो को ईरान में दाखिल किया तो फिर खलीफा ब्रिगेड का ऑपरेशन ताबूत ऑन हो जाएगा। बीते 30 दिनों से मिडिल ईस्ट में जंग पूरे चरम पर है और इन 30 दिनों में अमेरिका, इजराइल हो या फिर ईरान, हर किसी ने अपने विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया है, बेहिसाब गोला बारूद बरसाया है, मगर 30 दिन के बाद भी जंग बेनतीजा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन कारगर साबित होगा? क्या ट्रंप की सेना जमीनी जंग में खलीफा ब्रिगेड का सामना कर पाएगी? क्या ट्रंप इस सैन्य अभियान से ईरान को शिकस्त दे पाएंगे? क्योंकि जिस ईरान में अमेरिका सेना उतारने की तैयारी कर रहा है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ बेहद जटिल हैं। ईरान में घुसकर जमीनी जंग लड़ना मौत को दावत देने जैसा है। आखिर कैसे, अब ये भी जान लीजिए। ईरान का अधिकांश हिस्सा ऊंचे पठार पर बसा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। ये पठार चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए हैं। वहीं ईरान का पूर्वी हिस्सा रेगिस्तानी इलाका है, जहां दलदली मिट्टी के साथ तापमान करीब 70 डिग्री रहता है। वहीं ईरान के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में समंदर है। ईरान के इन्हीं मुश्किल टेरेन को पार करना मानो चक्रव्यूह को भेद कर निकलना हो। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि चाहे अमेरिका सैन्य ताकत और हथियारों के मामले में सुपर पावर हो, लेकिन ईरान में घुसकर उस पर हमला करना किसी भी फौज के लिए काल साबित हो सकता है। अगर अमेरिकी फौज एड़ी चोटी का जोर लगाकर घुस भी जाए तो वहां टिके रहना और जंग लड़ना बेहद मुश्किल है। तभी तो रूस ने अमेरिका को चेताया है कि अगर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया तो ये युद्ध अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बन सकता है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम वॉर एक्सपर्ट अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन न करने की सलाह दे रहे हैं। मगर इस वक्त अमेरिका के सिर पर तो खून सवार है। वो सिर्फ ईरान से बदला लेना चाहता है। अब ये देखना होगा कि ईरान की धमकी के बाद क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, और अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो फिर मिडिल ईस्ट की जंग अमेरिकी इतिहास की सबसे भयावह जंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ताकत को दरअसल ईरान ने मिट्टी में मिला दिया है। जहां चाहे जब चाहे खाड़ी के अमेरिकी एयरबेस पर ईरान लगातार अपने मन मुताबिक हमले कर रहा है।
दुनिया भर में अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों के सामने लगातार फेल साबित हो रहे हैं। और सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने जो हमला किया है उसने अमेरिका को कभी ना भूलने वाला वो जख्म दिया जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। तारीख 28 मार्च 2026, जगह प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब, टारगेट अमेरिकी कमांड सेंटर। ये तस्वीर ईरान की सैन्य ताकत का सबसे ताजा नमूना है। मलबा बन चुका ये विमान अमेरिकी सैनिक ताकत के गुमान का कब्रिस्तान बन चुका है। ये कोई साधारण विमान नहीं है, ये अवाक्स है, यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ईरान ने अमेरिका की इस तीसरी आंख को फोड़ दिया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क की वायुसेना के सबसे उन्नत अवाक्स का हश्र देखिए। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस की सुरक्षा अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पैट्रियट के हवाले है, लेकिन सारे एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को रोक पाने में नाकाम रहे। ईरान का आरोप है कि अमेरिका ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस का इस्तेमाल उस पर हमले के लिए लॉन्च पैड के तौर पर किया था। सऊदी अरब 48 घंटे पहले ही ईरान को चेतावनी दे रहा था कि उसके सब्र की इंतहा हो चुकी है। ट्रंप पीस प्रस्तावों का पुलिंदा थामे डांसिंग मोड में थे। इधर दुनिया की सबसे बलशाली वायुसेना के बेस को ईरान ने रौंद दिया। ये होती है ताकत, ये होता है हौसला, ये होती है हिम्मत और ये होती है रणनीति। अमेरिका ने सिर्फ एक अवाक्स नहीं गंवाया है, अमेरिका ने अपने सुपर पावर का तमगा भी खो दिया है। समझिए इसे अवाक्स के नष्ट होने से अमेरिका को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। E3 अवाक्स को एक तरह से उड़ता हुआ रडार और कमांड सेंटर माना जाता है। ये विमान मिसाइल और ड्रोन को एक साथ ट्रैक कर सकता है, दुश्मन के खतरों की निगरानी और जवाब देने में अहम भूमिका निभाता है। करीब 400 किलोमीटर के दायरे में हवाई क्षेत्र की निगरानी कर सकता है। एक साथ 600 से ज्यादा लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने में सक्षम है। रियल टाइम में विमान मिसाइलों और अन्य खतरों का पता लगा सकता है। फाइटर पायलट दुश्मन के इलाके में ऑपरेशन के लिए इस पर ही निर्भर करते हैं। अवाक्स शतरंज का उस्ताद है और लड़ाकू विमान के पायलट एक मोहरे भर हैं, क्योंकि ये पूरे एरिया को देख पाता है। अवाक्स का नष्ट होना अमेरिका की साख पर सवाल है। सुपर पावर के हथियार अव्वल माने जाते हैं और इन बेहतरीन हथियारों का ईरान ने कैसे कचूमर निकाल दिया आपकी स्क्रीन पर है। एक अवाक्स की कीमत करीब 6,580 करोड़ से ज्यादा पड़ती है। अमेरिका के पास ऐसे 15 से 16 सिस्टम ही बचे हैं। अवाक्स के नष्ट होने का मतलब है अमेरिका के खाड़ी में ऑपरेशनल क्षमता पर असर। अमेरिका ईरान युद्ध में कुछ हासिल करने की बजाय सिर्फ अपनी भद्द पिटवा रहा है। B-2 बॉम्बर को छोड़ दें तो F-35, F-18, F-15, युद्धपोत अब्राहम लिंकन, गेराल्ड फोर्ड। ईरान ने किसे नहीं टारगेट किया, किसे नुकसान नहीं पहुंचाया। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर सिर्फ अवाक्स शत विशत नहीं हुआ है, बल्कि अमेरिका के 12 सैनिकों के जख्मी होने की भी खबर है। कहा जा रहा है कि सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मतलब अमेरिका सिर्फ अपने हथियार नहीं, सैनिक भी खो रहा है। और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान के पास कुछ नहीं बचा। अमेरिका की हाईटेक ताकत को सीधी चुनौती देकर तेहरान ने सैन्य संतुलन बिगाड़ दिया है। ट्रंप की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अमेरिका की ईरान में जीत के दावे की धज्जियां उड़ा दी हैं। सवाल सिर्फ ईरान युद्ध के नतीजे का नहीं रह गया है। युद्ध की समाप्ति के बाद उस अमेरिकी वर्चस्व का क्या होगा जो खाड़ी के खारे पानी में अपनी ताकत गंवा चुका होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज ईरान युद्ध के 1 महीने पूरे हो गए। बीते 1 महीने से सुपर पावर अमेरिका के सामने ईरान लगातार डटा हुआ है, मुकाबला कर रहा है, मिसाइल रॉकेट दागकर पलटवार कर रहा है। इस 1 महीने में ईरान अमेरिका को कई गहरे जख्म दे चुका है, जिसे ट्रंप कभी भुला नहीं पाएंगे। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान 2 सालों तक इसी तरह से युद्ध लड़ सकता है, लेकिन सवाल यह है आखिर कैसे। इस रिपोर्ट से समझिए। युद्ध के 30वें दिन इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की स्ट्राइक। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी अड्डे पर हमला। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी पर ईरान का ड्रोन अटैक।
ईरान के हमले से धू-धू कर जल उठा कुवैत का एयरपोर्ट। इजराइल पर आधी रात को ड्रोन रॉकेट से प्रहार। ईरान एक महीने से खाड़ी देश इजराइल और अमेरिका से लड़ रहा है और ईरान के पास अभी इतनी मिसाइलें हैं कि वो 2 साल तक लड़ सकता है। 30 दिनों से ईरान इजराइल अमेरिका का मुकाबला कर रहा है। खाड़ी देशों में मौजूद उसके सहयोगी देश यूएई, बहरीन, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ओमान और इराक पर हमले कर रहा है। इस युद्ध में अभी तक 1000 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, 500 से ज्यादा नॉर्मल मिसाइल, 2000 से ज्यादा ड्रोन दुश्मन देशों पर दाग चुका है। लेकिन इसके बाद भी ईरान के पास इतनी मिसाइल, ड्रोन, गोला बारूद और हथियार है कि वो 2 सालों तक इसी रफ्तार से युद्ध लड़ सकता है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसके 4 हाईटेक बेस हैं। यज़्द अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स, केशम द्वीप बेस, कोनेश कैनियन साइट और इमाद जावेद बेस। युद्ध में यही ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका और इजराइल को भी पता है ईरान पर जीत में ये बेस ही सबसे बड़ी बाधा है, तो अमेरिका और इजराइल ने सबसे पहले इन्हीं को टारगेट किया। बंकर बस्टर बम दागकर टनल को नष्ट करने का दावा किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। ये ईरान के यज़्द अंडरग्राउंड बेस का एआई वीडियो है। ईरान का ये बेस अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पर क्रूज मिसाइल से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल, घातक ड्रोन, खतरनाक रॉकेट, मोबाइल लॉन्चर मौजूद है और अमेरिका इजराइल पर ईरान का ये पाताल लोक भारी पड़ रहा है। यह करीब 500 मीटर की गहराई में बना हाईटेक बेस है। यहाँ से हाइपरसोनिक मिसाइल को भी लॉन्च किया जा सकता है। ये एआई कनेक्टेड सिस्टम से लैस है। ये इतनी गहराई में है, इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है होर्मुज स्ट्रेट में मौजूद केशम द्वीप। केशम द्वीप ऐसे स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर है जिसके सामने अमेरिका भी घुटने पर आ गया है। यह द्वीप नौसैनिक मिसाइल और ड्रोन ऑपरेशन का अहम केंद्र है, जिसके जरिए ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर नजर रखता है। केशम द्वीप पर ईरान का हथियारों का अंडरग्राउंड किला है। यहाँ पर ईरान एंटीशिप मिसाइल, सुसाइड स्पीड बोट ड्रोन और माइंस रखता है। यहीं से ईरान होर्मुज में खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार करने वाले जहाजों को मिसाइल दाग कर डुबा देता है। तीसरा है कोनेश कैनियन साइट। यह ईरान के करमानशाह क्षेत्र में मौजूद है। यहाँ पर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल क़याम फतह जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें तैनात कर रखा है। यहाँ से इजराइल और खाड़ी देशों पर कम समय में हमला किया जा सकता है। युद्ध के मैदान में ईरान के टिके होने के पीछे चौथी सबसे बड़ी ताकत इमाम जावेद बेस है। ईरान ने इसे मोबाइल लॉन्चर सिस्टम के लिए बना रखा है। यहाँ पर मिसाइल लॉन्चर ट्रक पर मौजूद मिसाइल सुरंग के भीतर से कहीं से भी लॉन्च हो सकती है। अमेरिका और इजराइल को लगा था ईरान में इस तरह के भूल भुलैया मिसाइल टनल 4-5 होंगे जिन्हें B-2 बॉम्बर से ध्वस्त कर देंगे, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ईरान इन्हीं पाताल लोक से मिसाइलें निकालकर हमला कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ईरान युद्ध ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चूलें हिला दी हैं। ईरान जंग में अमेरिकी ताकत खाड़ी के पानी में बही जा रही है और घरेलू मोर्चे पर अमेरिकी जनता ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने लगातार बिगुल फूंक दिया, उनके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। आज अमेरिका के 50 राज्यों में ट्रंप के खिलाफ लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे। लोगों के हाथों में तख्ती थी, इस पर लिखा था नो किंग्स। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में ऐसी रैली पहली बार नहीं निकली, ये रैलियों का तीसरा दौर है। युद्ध से जितने उबाल खाड़ी के पानी में है, उससे ज्यादा अमेरिका के लोग खोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा अमेरिका सड़कों पर आ गया है। ईरान में युद्ध छेड़ने की ट्रंप की नीतियों के विरोध में अमेरिकी जनता ने बिगुल फूंक दिया है। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में नो किंग्स यानी कोई राजा नहीं के बैनर तले हजारों रैलियां हुई। यूरोप, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी लोग सड़कों पर उतरे। ये नो किंग्स रैलियों का तीसरा दौर है, जिनमें पहले भी लाखों की संख्या में लोग शामिल हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की लागू की गई नीतियों का विरोध कर रहे हैं, जिनमें ईरान के साथ जंग, संघीय इमिग्रेशन कानून और बढ़ती महंगाई शामिल है। राजधानी वॉशिंगटन डीसी के डाउनटाउन की सड़कों पर रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों से लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पर कतारें लग गई। प्रदर्शनकारियों ने वर्जीनिया के आर्लिंगटन से वॉशिंगटन डीसी तक एक पुल से होते हुए मार्च किया।
नो किंग्स के पिछले प्रदर्शनों की तरह ही इस बार भी प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और प्रशासन के दूसरे अधिकारियों के पुतले लहराए। शहर शहर ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की जनता सड़कों पर उतर आई। डंप ट्रंप, नॉट अ किंग, ट्रंप मस्ट गो जैसे नारों के साथ ट्रंप के खिलाफ नारे लग रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ईरान में इस्लामिक शासन के खत्म करने का सपना देख रहे हैं और इधर ट्रंप की खुद की सत्ता खतरे में पड़ती दिखाई दे रही है। हॉर्मुज़ से ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित है और अमेरिका में महंगाई आसमान छूने लगी है। कहीं ट्रंप को शैतान दिखाने की कोशिश है तो कहीं ट्रंप को गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। टाइम्स स्क्वायर पर नो किंग के नारे गूंज रहे हैं तो वहीं बोस्टन में हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकजुट हुए। कैलिफोर्निया में लोगों ने ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट अगेन को बदलकर वी विल मेक डेमोक्रेसी ग्रेट अगेन के नारे लगाए और एंटी ट्रंप मार्च निकाला। दावा किया जा रहा है कि जून में 50 लाख और अक्टूबर में 70 लाख लोग सड़कों पर उतरे थे। इस बार 90 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान जताया गया। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अबिगेल जैक्सन ने कहा, ये रैलियां वामपंथी फंडिंग का खेल है। इन्हें जनता का असल में बहुत कम समर्थन हासिल है। ये प्रदर्शन ट्रंप के विरोध में पागलपन के सिवाय और कुछ नहीं है। रिपब्लिकन पार्टी की संसदीय समिति ने रैलियों को हेट अमेरिका रैलीज कहा। ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में लोगों की नाराजगी की खबरें ईरान युद्ध से पहले से आती रही। ईरान युद्ध ने ट्रंप के खिलाफ लोगों के गुस्से को और भड़का दिया है। ये गुस्सा अब कहां जाकर थमेगा? क्या ट्रंप पर लोगों का आक्रोश बहुत भारी पड़ने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या अभी भी गैस सिलेंडर की किल्लत है या फिर जमाखोरों ने इससे कमाई का धंधा बना लिया है? मध्य प्रदेश, यूपी और बिहार में जमाखोरों पर जब स्ट्राइक हुई तो गैस किल्लत की कलई खुल गई। रोजाना जमाखोरों के पास से सैकड़ों गैस सिलेंडर मिले हैं, पकड़े जा रहे हैं। मतलब आपके हक पर जमाखोर और अफवाहबाज सीधे डाका डाल रहे हैं। भोपाल में 59 सिलेंडरों का जखीरा जब्त। यूपी के हाथरस में जमाखोर के पास से 69 गैस सिलेंडर पकड़े गए। पहले के जो सिलेंडर रखा है शादी ब्याह में चलाते बड़े बड़े सिलेंडर, अब हो गया ऐसे तो कब फेंक दो उसको बताओ। पटना में 1000 रुपए का सिलेंडर 2500 में बिक रहा है। आपको भी क्या रेट देता है? ये 1000 में नहीं देता? ना ब्लैक से देता है सर। क्या रेट देता है? 2500 में देता है। क्या सच में गैस की इतनी किल्लत हो गई कि लोगों को गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे, या फिर जमाखोरों की ये चाल? पैसा कमाने के लिए जमाखोर अफवाह फैला रहे हैं। दुकान के बाहर घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर का जमावड़ा, सीढ़ियों पर सिलेंडर छिपाकर रखे गए। यह तस्वीर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां लोगों को एक सिलेंडर के लिए घंटों लाइन में लगे रहना पड़ रहा और यहां चोरी छिपे सिलेंडर की कालाबाजारी हो रही। आम लोगों के हक पर यह डाका भोपाल में रहमान भाई ने डाला। पूरे भोपाल में अफवाहबाजों पर मोहन सरकार की स्ट्राइक जारी। अभी तो रहमान भाई के दुकान के बाहर 16 सिलेंडर दिख रहा है, लेकिन घर, दुकान, सीढ़ियों, छत से 59 सिलेंडर मिले। यहाँ पर रहमान अवैध तरीके से रिफिलिंग की फैक्ट्री चला रहा था। 918 रुपए का एक सिलेंडर रहमान 3000 रुपए में बेच रहा था। रहमान के पास से 30 घरेलू सिलेंडर, 12 कमर्शियल सिलेंडर और 5 किलोग्राम वाला 18 सिलेंडर पकड़े गए। यूपी के हाथरस में भी जमाखोर और अफवाह गैंग पर योगी फोर्स स्ट्राइक की। गिनते जाइए, 10, 20, 30, 40 नहीं बल्कि 80 से ज्यादा घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर पकड़े गए। इसमें सबसे ज्यादा घरेलू सिलेंडर यूपी के हाथरस के सोखना इलाके में जमाखोर अवैध तरीके से रिफिलिंग कर रहे थे। इनमें से कई सिलेंडर खाली तो कुछ में गैस भरी जा चुकी है। सवाल यह है कि अगर सच में गैस की किल्लत है तो फिर जमाखोरों के पास रिफिलिंग के लिए गैस कहां से पहुंच रही है? हाथरस में 2 अलग अलग जगहों पर छापेमारी में कुल 81 गैस सिलेंडर बरामद किए गए और एक घरेलू सिलेंडर को जमाखोर 3 गुने दाम पर यानी 3000 रुपए में बेच रहे थे। तो सोचिए कितनी कमाई है।
पहले की जो सिलेंडर रखा है शादी ब्याह में चलाते बड़े बड़े सिलेंडर, अब हो गया ऐसे तो कब फेंक दो उसको बताओ। पटना में भी जमाखोर अफवाहबाजों पर स्ट्राइक। पटना में भी ब्लैक में सिलेंडर का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। न सिर्फ ब्लैक में गैस बेची जा रही, बल्कि छोटे सिलेंडर को भी यहाँ पर भरा जा रहा है, वो भी 14 किलो वाले घरेलू सिलेंडर। 1000 रुपए के सिलेंडर को दुकानदार 4 गुना ज्यादा यानी 4200 रुपए में बेच रहे हैं। छोटका सिलेंडर भी है क्या? हाँ सर। कितना का है? चूल्हा लगा के लीजिएगा? है? चूल्हा लगा कर? नहीं, खाली सिलेंडर चाहिए भाई। वो तो वो था खराब हो गया। कितना है इसका दाम? 900 है सर। गैस भराएगा कैसे? गैस 300 रुपए केजी चल रहा है। क्या रेट? 300 रुपए केजी। 300 रुपये? पूरे देश में अफवाहबाज अफवाह फैलाकर रोजाना लाखों रुपए कमा रहे हैं, लेकिन अब इनके ऊपर शहर शहर स्ट्राइक शुरू हो गई। अब ये बचने वाली नहीं, जमाखोरों का जेल जाना तय। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यूपी में बुलडोजर एक बार फिर से अवैध कब्जे की सफाई पर निकल गया है। वाराणसी के दाल मंडी में बुलडोजर पहुंचा तो हड़कंप मच गया। संभल में तो बुलडोजर ने मियां भाई के अवैध कब्जे को ही पकड़ लिया है। देखिए। ये जो सामने का भवन है CK 43/142, इस पर अभी ध्वस्तीकरण होने जा रहा है। आप लोग ये दुकान बंद कर लीजिए और जो फोर्स है हमारी उधर से बैरिकेडिंग करके डाइवर्जन करना शुरू करिए। दाल मंडी में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा। दाल मंडी में एक तो नहीं बल्कि 30 मकानों पर बुलडोजर चला है। वाराणसी के दाल मंडी में इस वक्त जबरदस्त कार्रवाई चल रही है। दरअसल पहले ही मुनादी कराई गई और अब बुलडोजर एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। 30 भवनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। बार बार हिदायत दे गई लोगों को दुकान खाली करने के, लेकिन ये डेमोलिशन का जो काम है अब वो तेजी से किया जा रहा है। ईद और रामनवमी के बाद दाल मंडी में योगी का बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में आ गया। कहीं बुलडोजर इमारतों को मिट्टी में मिला रहा तो कहीं हथौड़ा चल रहा है। मुनादी के बाद भी कुछ दुकानदार अपनी दुकान बंद करने को तैयार नहीं हुए, लेकिन इसके बाद भी बुलडोजर रुका नहीं, चलता रहा। दुकानें खुली हुई हैं लेकिन बावजूद इसके ये कार्रवाई जारी है। कई बार यहाँ पे दुकानदारों ने आग्रह किया कि इनके दुकानों को छोड़ दिया जाए, लेकिन अभी देखिए कि यहाँ पे जो पानी की पाइपलाइन है और जो बिजली के तार हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पे ध्वस्त किया जा चुका है। और अब पीडब्ल्यूडी की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई मानी जा रही है और इससे पहले तकरीबन 60 मकानों पर पहले ही कार्रवाई चल रही थी। बुलडोजर एक्शन के दौरान दाल मंडी में चप्पे चप्पे पर योगी फोर्स की नजर। पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की जा रही ताकि कोई माहौल खराब न कर सके। दाल मंडी में बीते 2 महीने से बुलडोजर चल रहा है और जिन घरों और दुकानों पर लाल निशान लगे हैं इन पर भी बुलडोजर दौड़ने वाला है। तो रोड खाली कर दीजिए, हट जाइए रोड से। आप लोग रोड से हट जाइए, सब लोग आने वाले भीड़ मत लगाएं। बुलडोजर तो यूपी के कानपुर में भी चला है। योगी आदित्यनाथ की चेतावनी के बाद भी जब कब्जा नहीं हटा तो कानपुर के कार्डियोलॉजी के बाहर बनी अवैध दुकानों को मिट्टी में मिलाने बुलडोजर पहुंच गया। आप देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। कानपुर के कार्डियोलॉजी में अवैध कब्जा कर माफियाओं ने मेडिकल की दुकान खोल दी, लेकिन जब बुलडोजर पहुंचा तो मेडिकल स्टोर के साथ 10 से ज्यादा दुकान जमींदोज हो गए। कानपुर में बुलडोजर ने अवैध कब्जे को ध्वस्त किया तो यूपी के संभल में भाईजान का अवैध कब्जे को बुलडोजर ने पकड़ लिया। संभल के असमोली थाना क्षेत्र के मुबारकबंद गांव में जब प्रशासन की टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया। सरकारी जमीन पर मियां भाई के कब्जे का खुलासा हो गया। मियां भाई ने न सिर्फ कब्जा किया था बल्कि अवैध रूप से मस्जिद और मदरसा भी खड़ा कर दिया। मुबारकबंद गांव में 3.5 बीघा सरकारी जमीन, लेकिन समय के साथ भाईजान ने कब्जा कर लिया।
अब मियां भाई के इस अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर कभी भी चल सकता है। बाबा का बुलडोजर कभी भी अवैध कब्जे को समतल करने आ सकता है। वाराणसी से जयपाल के साथ संभल से सुनील, सीमित। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दिन रात खुशामद में लगा रहता है, उन्हीं ट्रंप ने मुनीर को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। ट्रंप ने मुनीर की आतंकी कुंडली खोल दी है। एक अमेरिकी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि जो पाकिस्तान आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बड़ी बड़ी बातें करता है, वही आतंक का सबसे बड़ा खुद ही एपिसेंटर बना है। भुखमरी, कर्ज और आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान आज भी आतंकियों का गढ़ बना हुआ है। एक और आम जनता बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही, वहीं दूसरी ओर आतंकी संगठनों को पनाह देने का सिलसिला भी जारी है। अमेरिका की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में कई बड़े आतंकी संगठन आज भी सक्रिय हैं और भारत खासकर जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं। शहबाज शरीफ के मुल्क में खाने को रोटी नहीं, कर्ज के लिए दुनिया में कटोरा लेकर घूम रहे हैं, लेकिन आतंकियों को पनाह देने से बाज नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान आतंकियों का एपी सेंटर बना हुआ है, जबकि उसके एक्सपोर्टर शहबाज शरीफ और मुल्ला मुनीर खुद है। इसका खुलासा अमेरिका की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट में करीब 15 खतरनाक आतंकी संगठनों का जिक्र किया गया है, जिसमें लश्कर-ए-तोयबा, जो 1980 के दशक में बना था, 2001 में आतंकी संगठन घोषित किया गया था। पाकिस्तान के पंजाब और पीओके में ये सक्रिय है। इस आतंकी संगठन ने 2008 में मुंबई हमलों की साजिश रची थी। इस लिस्ट में जैश-ए-मोहम्मद का नाम भी, जिसका गठन आतंकी मसूद अजहर ने किया था। 2001 में इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया। इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन, जो 1989 में बनाया गया, 2017 में आतंकी संगठन घोषित किया गया। इसके अलावा हरकत उल जिहाद इस्लामी, हरकत उल मुजाहिदीन शामिल। ये आतंकी लगातार भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय बने हुए। आए दिन ये आतंकी जम्मू कश्मीर के इलाकों में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। पिछले कुछ सालों से भारत में इन आतंकी संगठनों के खिलाफ जोरदार एक्शन लिया गया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए आतंकियों की रीढ़ तोड़ दी गई थी। लेकिन अभी भी आतंकी पाकिस्तान की धरती से बेखौफ होकर अपनी आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं। कई बड़े सैन्य अभियानों, जिनमें हवाई हमले भी शामिल हैं, और लाखों खुफिया ऑपरेशनों के बावजूद आतंकी संगठनों को खत्म करने में सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि पाकिस्तान के मदरसों में हर रोज आतंकी तैयार किए जा रहे हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के 1500 लड़ाकों का कैडर एक्टिव, जबकि जैश-ए-मोहम्मद के 500 आतंकी हथियारों से लैस हैं, जो पाकिस्तान में लगभग बेखौफ और बिना किसी रोक-टोक के काम कर रहे हैं। भारत खासकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंक के खिलाफ बयान देता है, तो दूसरी तरफ उसकी जमीन पर ही आतंकवाद पनपता रहता है। भारत लगातार वैश्विक मंचों पर इस मुद्दे को उठाता रहा है। I now respond to the comments of the representative of Pakistan, an elected member of the Security Council, which has a single-point agenda to harm my country and my people. He has advanced a false and self-serving account of Operation Sindoor in May last year. The facts on this matter are clear. Pakistan-sponsored terrorists killed 26 innocent civilians in a brutal attack in Pahalgam in April 2025. पाकिस्तान एक ऐसा देश जो दुनिया के सामने आतंक के खिलाफ लड़ाई का ढोंग करता है, लेकिन हकीकत में आतंकियों का सबसे बड़ा सरपरस्त बना हुआ है। भारत सालों से जिस सच को उजागर करता रहा है, अब अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट ने उसी पर मुहर लगा दी, यानी पाकिस्तान आतंक का कारखाना बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।